नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल का जो आज आपके 10 अगस्त 2021 के थर्ड शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट हुआ है। तो इस शिफ्ट में पूछे गए 25 में से 24 एग्जैक्ट रूबू सवाल देखने वाले हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। इसकी पीडीएफ फाइल आपको जल्दी टेलीग्राम चैनल पर ऑल शिफ्ट की एक साथ मिल जाएगी। तो जिन भी कैंडिडेट ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने थर्ड शिफ्ट के रियल और ऑथेंटिक सवाल वो टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। तो ये सभी थर्ड शिफ्ट के इंपॉर्टेंट सवाल जाने उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, अपनी तैयारी को परखने के लिए एग्जाम से पहले ही पता चल जाए ऑल इंडिया में क्या रैंक आ सकती है, कौन सा सेक्शन वीक है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको बूस्ट कर सकते हो। कॉन्फिडेंस लेवल, टाइम मैनेजमेंट, इन सभी चीज़ों के लिए स्मार्ट वर्क के तौर पर आपको एक डेली मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक इसलिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, एक तो यहाँ पर आप अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगा सकते हो। सेकंड, यहाँ पर सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास के अंतर्गत मिलने वाला है। इसमें भी यदि आप टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करते हो तो एक्स्ट्रा आपको 10% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करके ये ज्वाइन कर सकते हो। और टेक्स्ट बुक जो एप्लीकेशन है वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। एग्जाम में जो आपको पैटर्न डैशबोर्ड देखने को मिलता है, सेम इंटरफेस से यहाँ पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं। थर्ड शिफ्ट में पूछे गए सभी जीके के सवाल देखिएगा। पहला सवाल, किस राज्य ने अपने प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी की शुरुआत की है? तो हॉट एयर बैलून जो सफारी की शुरुआत की है वो मध्य प्रदेश राज्य में जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है वहाँ पर इसकी शुरुआत की गई है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, ये मध्य प्रदेश के उमरिया जिला है, वहाँ पर स्थित है। दिसंबर 2020 के करंट अफेयर से सवाल पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर मध्य प्रदेश में जो भारत का पहला राज्य है जिसमें हॉट एयर बैलून सफारी की शुरुआत की गई है वो भी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? तो ये फीमेल हो जाएगी ना, अनुसुईया उइके हैं, छत्तीसगढ़ की राज्यपाल है अनुसुईया उइके। 2019 में ये बनी थी। सुनील गावस्कर के द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? रन्स एंड रन्स हो जाएगी, जो कि सुनील गावस्कर के द्वारा लिखित है। 1984 में ये लिखी थी। बाकी ये भी पुस्तक सुनील गावस्कर के द्वारा है। द सुनील गावस्कर ओमनीबस है 1999 में। और शनि डे भी हो जाएगी, साथ ही साथ स्टेट ड्राइव, ये सभी सुनील गावस्कर की बुक्स हो जाती हैं। अब बात करूं द टेस्ट ऑफ माई लाइफ बुक है, ये किसके द्वारा लिखित है? एनटीपीसी में सवाल पूछा हुआ है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ बुक्स के लेखक है युवराज सिंह है। इनके साथ साथ ये को ऑथर देख सकते हो। प्लेइंग इट माई वे बहुत बार एग्जाम में पूछा है, सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। और सह लेखक हैं बोरिया मजूमदार। जो साइना नेहवाल हैं इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है प्लेइंग टू विन माई लाइफ ऑन एंड ऑफ कोर्ट है। ये साइना नेहवाल की आत्मकथा है, प्लेइंग टू विन है। कपिल देव की 3 प्रमुख ऑटोबायोग्राफी में बाई गॉड डिक्रीज, क्रिकेट माई स्टाइल, स्टेट फ्रॉम द हार्ट हैं, द गॉड्स डिक्री, और ये सभी 3 ऑटोबायोग्राफी हैं कपिल देव की हैं। 281 एंड बियॉन्ड, 281 एंड बियॉन्ड है वीवीएस लक्ष्मण की आत्मकथा कह सकते हो। 281 एंड बियॉन्ड है और आर कौशिक और वीवीएस लक्ष्मण के द्वारा लिखित है। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ है सौरव गांगुली की आत्मकथा है। गेम चेंजर है शाहिद अफरीदी की बुक्स है। तो ये सभी खिलाड़ियों की बुक्स या फिर आत्मकथा इंपॉर्टेंट है, सभी देख लेना। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ पर बन रहा है? 2022 में ये तैयार होने वाला है। बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है, राउरकेला उड़ीसा में ये बन रहा है। भारत का जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम है, 20,000 दर्शकों की कैपेसिटी के साथ में राउरकेला उड़ीसा में बन रहा है ये हॉकी स्टेडियम सबसे बड़ा। और यहाँ पर 2023 में जो मेंस FIH हॉकी वर्ल्ड कप होने वाला भारत में, तो इस स्टेडियम में आयोजित होंगे 2023 में। रसायन विज्ञान का नोबेल प्राइज है वो किसे दिया गया है? जो जीन तकनीकी की सबसे तेज उपकरण में से एक क्रिस्पर केस, जो क्रिस्पर केस 9 आणविक कैंची है, इसको विकसित करने के लिए जो रसायन विज्ञान का केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज दिया गया है 2020 में, वो आपको पूछा है। तो इमानुअल चेरपेंटर और जेनिफर ए डोरना को दिया गया है। लगभग प्रत्येक सेट में आपके प्राइज से, नोबेल प्राइज से सवाल आ रहा है और मैंने सारे प्राइज का सवाल बताया है, तो आपको कंफ्यूज भी नहीं होगा। डेली आप वीडियो देखते होंगे तो डाउट नहीं रहेगा कौन सा प्राइज किसको मिला है। तो ये इमानुअल चारपेंटर जेनिफर ए डोरना को मिला है। क्रिस्पर केस 9 जो आणविक कैंची है, इसको विकसित करने के लिए जीन तकनीकी की सबसे तेज उपकरणों में से एक है। तो 2020 का जो रसायन विज्ञान का नोबेल प्राइज इन दोनों वैज्ञानिकों को दिया गया है। बाकी फिजिक्स का है, ये पूछा हुआ सवाल है, रोजर पेनरोज याद रखिएगा। और ये 3 वैज्ञानिकों को मिला है, एंड्रिया गेज, रेनहार्ड गेंजल को। किस हेतु दिया गया है? तो सुपरमेसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट है जो हमारी आकाश गंगा के केंद्र में एक सुपरमेसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए संयुक्त रूप से इन तीनों को फिजिक्स का दिया गया है। और जो फिजियोलॉजी या फिर चिकित्सा का नोबेल प्राइज है, हार्वे जे एल्टर, माइकल हॉटन और चार्ल्स
एम राइस को दिया गया है। हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज है तो ये मेडिसिन का प्राइज, नोबेल प्राइज दिया गया है। लिटरेचर है लुइस गल्लुक को, और शांति का नोबेल प्राइज WFP यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। इकोनॉमिक का, अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज है पॉल आर मिलग्रॉम, रॉबर्ट बी विल्सन को वाणिज्यिक नीलामी के लिए। अगला सवाल देखिएगा, बजट 2020 में दूध प्रसंस्करण क्षमता को कब तक दोगुना किया जाएगा? 2025 तक। ठीक है, बजट 2020 पूरा याद कर लेना है। जो दूध प्रसंस्करण क्षमता है, दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो दोगुनी किए जाने की जो रखी गई है डेट है, लक्ष्य है 2025 तक है। किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2022 में बजट में किसानों की आय है वो दोगुना करने का लक्ष्य ये बजट में रखा गया था। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद है, इनके अध्यक्ष नजहत शमीम हैं। ये किस देश से हैं? देखिए इस थर्ड सेट में काफ़ी टफ, बहुत सारे ऐसे सवाल है, बहुत ज़्यादा हार्ड पूछे गए हैं। तो अभी जो भी SSC HSL के एग्जाम हो रहे हैं काफ़ी टफ लेवल के सवाल आ रहे हैं जीके के स्पेशली। तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद है, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल है, इनके जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है नजहत शमीम। तो नजहत शमीम किस देश से हैं ये पूछ लिया। तो फिजी की ये जो कि प्रेसिडेंट है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन के, 15 जनवरी 2021 को बनी है। ज़्यादातर करंट अफेयर्स आपको 2020 के देखने को मिल जाएंगे। 20 में भी ये दिसंबर के आ रहे हैं ना, दिसंबर 2020 और जनवरी 2021 के ये मैक्सिमम करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं। तो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल है, ये पहले इसका नाम था यूनाइटेड नेशंस कमीशंस ऑन ह्यूमन राइट्स है। 2006 में ये नाम चेंज करके यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल की स्थापना की गई है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष है नजहत शमीम है जो कि फिजी से हैं। रूमी दरवाज़ा कहाँ पर है? तो आप कहेंगे लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, और इसका निर्माण है नवाब आशफुद्दौला ने ये दरवाज़ा 1784 में अकाल के दौरान बनाया था। साथ ही साथ यहाँ पर एक बड़ा इमाम बाड़ा भी है, वो भी लखनऊ में एग्जाम आता है बहुत बार। बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ पर है? लखनऊ में। आज रूमी दरवाज़ा पूछा है, ये भी लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। अगला सवाल, ICC के द्वारा सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड फॉर मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड है, ये किसे दिया गया है? तो ICC मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का अवार्ड है विराट कोहली को दिया है, जिसे सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड टाइटल भी नाम है इसका। तो ये बात करूँ सभी में बता देता हूँ, डिकेड के अवार्ड जो अभी 2020 में दिए गए थे। तो ICC मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड स्टीव स्मिथ को दिया गया है, NTPC में पूछा गया था। सारे ही सवाल बार बार रिपीट हो रहे हैं कौन सा किसको मिला है, और वनडे का और साथ ही साथ जो ये पूरा ही क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का अवार्ड विराट कोहली को दिया गया है, ODI का, और टेस्ट का याद रखिएगा स्टीव स्मिथ है। T20 क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का अवार्ड राशिद खान को दिया गया है। ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेटर अवार्ड डिकेड का MS धोनी को। ज़्यादातर महिला के एलिस पेरी को ही दिए गए हैं। ICC फीमेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, ICC ODI क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, ICC T20 क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, ये तीनों ही एलिस पेरी को दिया गए हैं। आपको कमेंट करके बताना है एलिस पेरी किस देश की महिला क्रिकेटर है, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। बात करूं ICC मेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड काइल कोइट्जर को यह अवार्ड दिया गया है। अगला सवाल, भारत की पहली खिलाड़ी कौन है जिसने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2003 में कांस्य पदक जीता? तो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक या फिर कोई भी मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय खिलाड़ी 2003 में जिन्होंने जीता है अंजू बॉबी जॉर्ज है, ये केरला के रहने वाली हैं। 2003 में इन्होंने पेरिस में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लंबी कूद में लॉन्ग जंप में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया, क्योंकि इससे पहले वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत का एथलेटिक्स में कोई भी मेडल नहीं था। लॉन्ग जंप में इन्होंने 6.70 मीटर का ये जंप किया है। इसके बाद 2005 में अंजू बॉबी जॉर्ज ने IAAF विश्व एथलेटिक्स फाइनल में लंबी कूद में रजत पदक भी इन्होंने जीता है। अगला सवाल देखिएगा, कौन सा वेक्टर जन्य रोग नहीं है? वेक्टर जन्य रोग वो ज़्यादातर मच्छर वगैरह से होते हैं। तो ऐसी बीमारियों में मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, फाइलेरिया, काला अजार और जापानी इंसेफेलाइटिस है, ये शामिल हैं जो वेक्टर बॉर्न डिजीज है, वेक्टर जन्य रोग हैं। तो वेक्टर जनित रोग ऐसे रोग हैं जो मच्छरों, टिक, ट्रायाटोमिन हो गया, साथ ही साथ कीड़े हैं, मरुकक्षिका और मानव आबादी में काली मक्खियों जैसे वेक्टर रोगजनक हैं, इनके कारण हो जाते हैं। तो ये मच्छर काटने वाले सभी आप देख सकते हो, डेंगू, चिकनगुनिया, फाइलेरिया है, काला अजार है, जापानी इंसेफेलाइटिस है, ये रोग हो जाते हैं वेक्टर जन्य रोग के अंतर्गत है। आपको पूछा कौन सा नहीं है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना था। अगला सवाल देखिएगा, शत्रुंज पहाड़ी कहाँ पर है? ठीक है, तो शत्रुंजय पहाड़ी है, ये गुजरात के भावनगर जिले में है।
शत्रुंजय पहाड़ी, गुजरात आपको करेक्ट करना था। नेक्स्ट वन देखिएगा, विमोटन तुलना से किस भौतिक राशि का मापन किया जाता है? तो ये जो यंत्र है विमोटन तुलना है, टॉर्शन बैलेंस है, इसके द्वारा जो इस्माल विद्युत चुंबकीय और गुरुत्वाकर्षण बलों को मापने के लिए, स्पेशली पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण को मापने के लिए इस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो आपको यदि फर्स्ट ऑप्शन में बल दे रखा था तो वो आप करेक्ट कर सकते थे। कंप्यूटर एंड एक्सटर्नल डिवाइस को किस पोर्ट से आपस में कनेक्ट किया जाता है? कंप्यूटर को अन्य एक्सटर्नल डिवाइस से यूएसबी पोर्ट से ज़्यादातर कनेक्ट किया जाता है। यूएसबी का मतलब यूनिवर्सल सीरियल बस हो जाएगा। यदि बात करें कंप्यूटर को नेटवर्क डिवाइस से कनेक्ट करना आपको मोडेम वगैरह किसी वाईफाई वगैरह से, तो लैन पोर्ट का उपयोग होगा, इथरनेट पोर्ट का उपयोग होगा इंटरनेट वगैरह के कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर को। एक दोस्तों HDMI पोर्ट भी होता है जिसकी फुल फॉर्म है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस है। तो मल्टीमीडिया दे रखा है, यानी ये जो रिसीव करेगा, ट्रांसमिट करेगा कौन से सिग्नल को? जो वीडियो और ऑडियो सिग्नल है। आपने टेलीविज़न जो अभी आ रही है LED वगैरह में ये HDMI पोर्ट मिलता है जिसके माध्यम से जो ऑडियो और वीडियो सिग्नल है वो ट्रांसफर रिसीव होते हैं। भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाने वाली जो मिट्टी है वो पीट और दलदली मिट्टी हो जाएगी, मार्शी सोइल हो जाएगी। अब देखिए NTPC एग्जाम में एक सवाल आया था कि कौन सी मिट्टी है वो उच्च तापमान और भारी वर्षा की स्थिति में वहाँ पर पाई जाती है जहाँ पर उच्च तापमान हो और भारी वर्षा हो। तो उच्च तापमान और भारी वर्षा केस में लेटराइट मिट्टी हो जाएगी। आपको भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता दिया है तो ये पीट और दलदली मिट्टी है। नेक्स्ट वन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है किस फाइल के प्रकार का पता उसके पीछे लगे प्रत्यय हैं जो सफिक्स हैं उससे किया जाता है। जैसे कि जो मैं PDF भेजता हूँ आपको टेलीग्राम चैनल पर, तो PDF के पीछे ऐसे आपके फाइल में भी होगी, फोल्डर में PDF है और उसके पीछे .pdf, तो ये क्या एक्सटेंशन है। जैसे कोई इमेज है तो JPG हो गई, JPEG हो गई, कोई GIF हो जाती है। तो ये सभी डॉट आप देख रहे हो ये एक्सटेंशन कहा जाता है। फाइल का प्रकार बताता है कि ये फाइल है किस टाइप की। कोई PDF है तो .pdf है, कोई JPG है तो मतलब वो इमेज रहेगी, वीडियो फाइल है तो MP4 वगैरह, ये इनके एक्सटेंशन होते हैं जो पता करते हैं कि फाइल है किस टाइप की। तो फाइल एक्सटेंशन हो जाएगा जो इसके पीछे सफिक्स लगा रहता है कोई भी फाइल के पीछे। अगला सवाल, घड़ी में किस प्रकार की बैटरी या सेल का प्रयोग किया जाता है? घड़ी जैसे कि रिस्ट वॉच की बात करूं तो उसमें जो बटन सेल रहता है इसमें लिथियम बैटरी होती है, बाकी किसी में सिल्वर ऑक्साइड और लिथियम बैटरी ही ज़्यादातर मिलती है। RBI ने प्राइवेट बैंकों को कब से मान्यता देना शुरू किया है? प्राइवेट बैंकों को RBI ने सबसे पहले 1993 में 10 नए बैंकों को बैंकिंग लाइसेंस दिया था, तो 1993 से इसकी शुरुआत की गई है। राजस्थान में हल जोतते समय कौन सा गीत गाया जाता है? एवं राजस्थान वालों को भी नहीं पता है ये कौन सा गाना है। वैसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग बता सकते थे पंखीड़ा, जो भी राजस्थान से है। तो बाकी आप कमेंट करके बताना इसमें ऑप्शन क्या दे रखे थे, थोड़ा डाउटफुल सवाल बन रहा है। पंखीड़ा गाने की बात करें तो राजस्थान के किसानों के दौरान खेतों में काम करते हुए गाया जाता है। किसान जैसे अलगोजा और मंजीरा बजाते हुए ये गाना गाते हैं। पंखीड़ा शब्द का अर्थ है प्रेमी हो जाता है। अब देखिए राजस्थान में एक तेजा जी का भी गायन चलता है, किसान हल जोतते समय, वो भी हैं। और राजस्थान के नृत्य में घूमर, चक्री, गणगौर, कालबेलिया, चरी नृत्य और झुल्लन नृत्य प्रमुख हैं। राजस्थान का एक लोटिया सॉन्ग भी है, एग्जाम आता है कि लोटिया सॉन्ग किससे संबंधित है, तो राजस्थान का ये त्यौहार है, एक तरीके से सॉन्ग हो जाता है। जो कि लोटिया का मतलब है पानी भरने के लिए जो बर्तन हैं, तो महिलाएं तालाब और कुओं में पानी भरने के लिए ये सॉन्ग एक तरीके से गाती हैं। दक्षिण भारत में पूरे वर्ष किस फसल की खेती की जाती है? तो पूरे वर्ष आपको दे रखा कि दक्षिण भारत में पूरे वर्ष है, यानी कभी भी वो फसल सीजनल नहीं रहती है, मौसमी फसल नहीं है, उस केस में ये रागी हो जाएगी। ठीक है, रागी एक मौसमी फसल नहीं है, इसलिए नमी उपलब्ध होने पर पूरे वर्ष में ये कभी भी खेती कर सकते हो, रागी करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन में आपकी पेडी भी दे रखा था। पेडी है जो चावल है, खरीफ की एक फसल है। अब देखिए पेडी और राइस में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, चावल को ही पेडी बोला जाता है, जैसे आप धान भी कह सकते हो। यानी भूसी निकालने के बाद है वो आपका चावल बन जाएगा, भूसी निकालने से पहले जो फसल के रूप में वो पेड़ी ही कहलाता है। अगला सवाल, कौन सा तुल्लो वंश का शासक है? तो तुल्लो वंश है, संगम वंश है, जो भी विजयनगर साम्राज्य के वंश हैं उनका मैंने ऑलरेडी बताया है, आपके SSC में पूछा हुआ सवाल है। तो तुल्लो वंश के शासक में बात करें तो तुल्लो नरसा नायक है, वीर नरसिम्हा राय है, कृष्णदेव राय जो आपको ऑप्शन में दे रखा था, ये तुल्लो वंश के शासक हैं। इसके अलावा अच्युत देव राय है, वेंकट प्रथम है, सदाशिव राय हैं
और बाकी मैं विजयनगर साम्राज्य की बात करूँ, संस्थापक है हरिहर और बुक्का राय हैं। ये दोनों ही संगम वंश के शासक हैं। तो संगम वंश में हरिहर प्रथम, बुक्का राय प्रथम, विरूपाक्ष राय हैं, देवराय प्रथम है, रामचंद्र राय हैं, विजय बुक्का राय हैं, प्रोधा राय हैं, ये सभी संगम वंश के। सल्लू वंश के हैं, सलुआ नरसिम्हा देव राय हैं, थिम्मा भूपाला नरसिम्हा राय सेकंड हैं। अरविदु वंश भी यहाँ पर तो आलिया राम राय हैं, तिरुमला देव राय हैं, श्रीरंगा प्रथम, वेंकट द्वितीय, श्रीरंगा द्वितीय, रामदेव राय, वेंकट तृतीय, श्रीरंगा तृतीय, ये वाले हैं अरविदु वंश के। 2000 में किस राज्य का गठन नहीं हुआ है, ये भी थोड़ा इजी सवाल है, बाकी काफ़ी टफ सवाल है, क्योंकि 2000 वाला में अभी जस्ट आपके फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था, जिसमें पूछा गया था ये था आपके 1963 वाला था वो शायद। तो 2000 में आपको पूछा किस राज्य का गठन नहीं हुआ, तो मैं सारे बता चुका हूँ पहले ही। छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड का तो हुआ है। ऑप्शन में एक शायद तेलंगाना दे रखा था, तो तेलंगाना का 2000 में नहीं हुआ, सभी को पता है। छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, ये 2000 में 3 राज्यों का गठन हुआ है। और 1987 में कौन से 3 राज्यों का हुआ है? अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश है, गोवा और मिजोरम, इन तीनों का 1987 में। 72 में मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, याद रखना है आपको। और 1975 में सिक्किम का गठन, हरियाणा, चंडीगढ़, याद रखिएगा 1966 में। महाराष्ट्र, गुजरात है, दोनों ही 1960 में गठन हुआ। कब? महाराष्ट्र गुजरात आप कहेंगे 1960 में। इससे पहले ये पूछा गया था नागालैंड का 1963 में जो गठन हुआ है। बाकी 1956 में ज़्यादातर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये सभी 1956 में गठन हुआ है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 को बने हैं। दमन दीव का वैसे गठन 1987 को हुआ है, लेकिन अभी दादर नगर हवेली, दमन दीव है, ये दोनों ही विलय होकर यूटी बने, तो 26 जनवरी 2020 को भी विलय हुआ है। दादर नगर हवेली का अलग से 1961 में हुआ था। 11वीं सदी में कौन सा यात्री भारत आया? बार बार रिपीट हो रहा, कभी पूछ रहे हैं कि महमूद गजनवी के समय भारत कौन आया है, कभी पूछ रहे हैं कि जो उज्बेकिस्तान से भारत कौन आए थे, तो अलबरूनी ही ये जो 11वीं सदी में भारत आए हैं। अलबरूनी का जन्म है उज्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज्म में हुआ था, और उसने महमूद गजनवी की सेना के साथ भारत की यात्रा की थी। मैगस्थनीज है, ये यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में भारत आए थे। चीनी यात्री फाइयान की बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। चीनी यात्री हेनसांग है, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इसिंग एक चीनी यात्री हैं और बौद्ध भिक्षु हैं, ये नालंदा विश्वविद्यालय में 10 वर्ष तक रहे थे। इब्न बतूता मोरक्को के यात्री हैं, बहुत बार एग्जाम आते हैं। इब्न बतूता किस देश के? तो मोरक्को के हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ये भारत आया था। मोरको पोलो वेनिस यात्री हैं, हेनसांग फाइयान, और हेवेनसांग हैं, ये हर्षवर्धन के काल में मैंने बताया। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर आप कमेंट करके बताना, एक रूप टॉप वाला क्या सवाल पूछा गया था। रूप टॉप सौर योजना है, वो किस राज्य में संचालित है? एग्जैक्ट सवाल नहीं मिला है, तो आप कमेंट करके बता सकते हो थर्ड शिफ्ट वाले कैंडिडेट। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।